हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो के साथ एक नए लीड कोड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो मीडियम टाइप क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे से हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन एन एरे नम रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर ऑफ ith वैल्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नंबर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। द प्रोडक्ट ऑफ एनी सफिक्स or prefix of numbers is guaranteed to fit in 32-bit integer. You must write an algorithm that runs in of n time and without using the division operation. अभी एक बार लास्ट नोट को हम छोड़ देते हैं कि इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है या फिर डिवीजन ऑपरेशन को यूज नहीं करना। अभी हम बेसिक बिल्कुल ब्रूट फोर्स टेक्निक से स्टार्ट करेंगे और इसको ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, क्योंकि लीड कोड को सोल्व करना भी यही टेक्निक है कि हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स टेक्निक को इंप्लीमेंट करें और फिर इसको ऑप्टिमाइज करते जाएं ताकि हम इजीली अपने ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है। लेट्स से एरे है 1 2 3 एंड 4। हमें आउटपुट में क्या निकालना है, तो आउटपुट में हमें चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर ith वैल्यू को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज एरे के अंदर प्रेजेंट है उनका मल्टीप्लीकेशन उस ith वैल्यू में डालें। कैसे? फर्स्ट वैल्यू को छोड़ देंगे और बाकी सभी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 24। सेकंड वैल्यू को छोड़ देंगे और बाकी सभी का मल्टीप्लीकेशन 12। थर्ड वैल्यू को छोड़ देंगे और बाकी सभी का मल्टीप्लीकेशन 8। फोर्थ वैल्यू को छोड़ देंगे और बाकी सभी का मल्टीप्लीकेशन 6। तो ये हमारा आउटपुट एरे है। अब इसका आइडिया कैसे सोचे भैया, तो सबसे पहले जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ith वैल्यू को छोड़ते जाएंगे और बाकी सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इससे सबसे ब्रूट फोर्स आइडिया जो हमें यूज माइंड में आता है कि हम लूप्स का यूज करें। अब एक एरे दिया हुआ है, लेकिन इस एक एरे से सभी वैल्यूज को ट्रेस करना है, तो हमें पता लग रहा है कि दो लूप यूज होंगे। एक एरे के अंदर, एक लूप के अंदर सबसे पहले पहली वैल्यूज को फिक्स करते जाएंगे और दूसरे लूप से उस वैल्यू को इटरेट करते जाएंगे। लेकिन अब हमें दूसरी कंडीशन भी पता है कि हमें पर्टिकुलर ith वैल्यू को तो छोड़ते जाना है और बाकी सभी का मल्टीप्लीकेशन ith वैल्यू में डालते जाएंगे। तो ये हम कर सकते हैं इजीली। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फर्स्ट लूप के अंदर जहां पे हमने i की वैल्यू फिक्स करी वो ठीक है, लेकिन जब हम नेक्स्ट लूप स्टार्ट करें उस नेक्स्ट लूप के अंदर हम लॉजिक लगाएंगे। उस लॉजिक के अंदर हम इफ चेक लगा देंगे, अगर वो ith वैल्यू करंट ऊपर वाली ith वैल्यू नहीं है तो हम मल्टीप्लीकेशन में ऐड करते जाएंगे, एल्स उसको स्किप कर देंगे। राइट? अच्छा, कैसे लिखेंगे लॉजिक इसका? एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो i इक्वल्स टू 0 से n तक चलेगा। अब इस लूप में हम ith वैल्यू को फिक्स करते जा रहे हैं। राइट? लेट्स से ये ith वैल्यू वही है जिसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और मींस इस वैल्यू को हमें स्किप भी करना है, ये याद रखना है। अब सेकेंडली फॉर लूप स्टार्ट किया j इक्वल्स टू 0 से ही लेकर n तक। राइट? अब इसके अंदर हम क्या कंडीशन करना है कि ये j और ये i जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे ना उस वैल्यू को छोड़ देना है। राइट? क्योंकि ith वैल्यू को तो स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे, i नॉट इक्वल्स टू j। इस कंडीशन के ऊपर हम यहां पर एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे जो हमारा मल्टीप्लाई डोनेट करेगा और उसको 1 इनिशियलाइज कर देंगे। राइट? अब इस मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारी वैल्यूज को। करेक्ट? और लास्टली इस लूप के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट एरे होगा उसकी ith वैल्यू के अंदर ये मल्टीप्लीकेशन डाल देंगे। तो ये रिस्पॉन्स एरे जो है वही हमारा आउटपुट होगा। करेक्ट? हमने क्या किया, एक लूप से ith वैल्यू को फिक्स किया और इस ith वैल्यू को स्किप करते गए और रिजल्टेंट एरे में मल्टीप्लीकेशन को डालते गए। ये समझ आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ब्रूट फोर्स टेक्निक है। अब हम वापस से अगर क्वेश्चन पर आते हैं तो इसके अंदर हमें एक कंडीशन दी हुई है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन इन ऑफ n टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। अब सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं कि हमें O ऑफ n में करना है, डिवीजन ऑपरेशन को भी हटा देते हैं। करेक्ट? अब हमें इसकी सेकेंड अप्रोच को सोचना है, अप्रोच 2। अब भैया इस क्वेश्चन को कैसे करें? अब हमें समझ आ रहा है कि O ऑफ n टाइमिंग यूज करना है इसको मतलब हमें एक लूप के अंदर इसका काम करना है और हमें इतना पता लग रहा है कि हमें सॉल्यूशन में मल्टीप्लीकेशन चाहिए। करेक्ट? अब हम सेकंड मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे थे, सेकंड लूप क्यों यूज कर रहे थे? क्योंकि हमें हर इटरेशन पर मल्टीप्लीकेशन चाहिए था। क्यों ना हम ये मल्टीप्लीकेशन पहले ही निकाल दें। कैसे? अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम एक लूप को यूज करते हैं और जितनी भी वैल्यूज प्रेजेंट है सभी का मल्टीप्लीकेशन यहां पर निकाल देते हैं। करेक्ट? और सेकेंड लूप के अंदर एक लूप अलग से स्टार्ट करेंगे जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n रहेगी। ये नेस्टेड लूप्स नहीं है, अलग अलग लूप्स हैं। करेक्ट? अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ith वैल्यू को स्किप करना है।
अगर ith वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है और अगर अब उसको हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया था अब डिवाइड कर देंगे। तो क्यों ना हम उस ith वैल्यू को, पर्टिकुलर ith वैल्यू को यहां पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या वो ith वैल्यू का रिजल्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। कैसे, लेट्स से मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली यहां पर मल्टीप्लाई और उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब i इक्वल्स टू 0 से n तक मैंने लूप स्टार्ट किया जिसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इसी में स्टोर कर लिया। करेक्ट, अब मेरे पास इस मल्टीप्लीकेशन में सारी वैल्यूज का मल्टीप्लाई आ गया। अब सेकेंड लूप के अंदर i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक मैंने स्टार्ट किया। इस लूप के अंदर मेरा मोटिव ये है कि मुझे ith वैल्यू को इस मल्टीप्लीकेशन से हटाना है हर इटरेशन के ऊपर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, ith वैल्यू पर जो ये मेरा रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा, करेक्ट। अब रिस्पॉन्स ऑफ ith पोजीशन पे जो मेरा रिस्पॉन्स है वो क्या रहेगा, इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर से मैं उस पर्टिकुलर ith वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा तो वहां से हट जाएगी, करेक्ट। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, ये रिस्पॉन्स है। वाह भैया, काफी इजी था, इजी तो था, लेकिन अभी इंटरव्यूअर का फॉलोअप क्वेश्चन क्या है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को उठाते हैं। इंटरव्यूअर का फॉलोअप क्वेश्चन यह है कि हमें इस डिवीजन को यूज नहीं करना, इस डिवीजन को हमें यूज नहीं करना। तो भैया अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो अब आती है हमारे अप्रोच 3, राइट। ये है हमारी मेन अप्रोच, इसको हमें अच्छे से समझना है। इस अप्रोच के अंदर हमें ऑफ एंड टाइम में भी करना है और स्पेस को भी, और हमें डिवीजन को भी यूज नहीं करना, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को प्रीफिक्स और सफिक्स। मींस हमें क्या पता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, हमें इन पॉइंट्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन चाहिए। मल्टीप्लिकेशन किसका, इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर वैल्यू को छोड़कर इधर का भी मल्टीप्लिकेशन और इधर का भी मल्टीप्लिकेशन। तो प्रीफिक्स क्या होता है, उस वैल्यू से पहले की चीजें, और सफिक्स क्या होता है, उस वैल्यू के बाद की चीजें। अब इस लॉजिक में हम क्या कर सकते हैं, क्या आइडिया सोच सकते हैं कि सब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, प्रीफिक्स और एक सफिक्स। तो हम दो एरे बना लेंगे जिसके अंदर हम पर्टिकुलर ith वैल्यू पे उससे पहले के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करते रहेंगे, और सफिक्स के अंदर हम उस पर्टिकुलर ith वैल्यू के बाद के मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करते रहेंगे। कैसे, लेट्स से एक सफिक्स एरे बनाया और इसको स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 1 से इनिशियलाइज कर दी, करेक्ट। अब 2 वैल्यू पर इससे पहले के मल्टीप्लाई होने चाहिए और 3 वैल्यू पे इससे पहले के मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए। तो 2 वैल्यू पे क्या आएगा, सबसे पहले 1 ही आएगा, क्योंकि 2 वैल्यू पर हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना, उससे पहले के जितने मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्लूड करना है। 3 वैल्यू पे 3 को इंक्लूड नहीं करना, उससे पहले के जितने मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्लूड करना है। तो क्या होगा, 2 इंटू ये 1, हमें पहले के सारे कैलकुलेशन वापस नहीं करने, या ये जो लास्ट वैल्यू आई है ये पहले से पहले के मल्टीप्लिकेशन को इंक्लूड करके बैठी है, राइट। तो हमें इस वैल्यू पे क्या करना है, इसकी वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, करेक्ट। तो यहां क्या आ गया, 2 वैल्यू। अब ऐसे ही 4th वैल्यू पे क्या करना है, दिस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन बाय दिस वैल्यू, मींस एक पहले वाला इटरेशन। तो ये क्या होगा, 6। तो मेरा प्रीफिक्स का जो एरे बन गया वो 1 1 2 एंड 6। अब ऐसे ही सफिक्स एरे के लिए हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में मैंने सबसे पहले क्या डाल दिया, 1। अब मुझे क्या चाहिए, 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना, 3 से बाद के जितने भी मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्लूड करना है। तो 4 इंटू 1, तो यहां पे क्या आ गया, 4। अब 2 के लिए मुझे क्या करना है, उससे पहले के मल्टीप्लिकेशन को इंक्लूड करना है, तो 3 इंटू 4, यहां पे आ गया 12। अब 1 के लिए मुझे क्या करना है, उससे पहले के जितने मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्लूड करना है, तो 12 इंटू 2 24। तो ये आ गया मेरा सफिक्स का एरे। अब इन दोनों से मेरा रिजल्टेंट एरे कैसे निकलेगा, अब इस एरे में क्या वैल्यूज है, उस पर्टिकुलर ith वैल्यू से पहले का मल्टीप्लिकेशन, और इस एरे में क्या वैल्यूज है, उस पर्टिकुलर ith वैल्यू से बाद का मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट एरे मिल जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों एरेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगी वैल्यूज 24, फिर क्या आएगी 12, और फिर क्या आएगी 8, और फिर क्या आएगी 6। यही हमें रिजल्टेंट एरे चाहिए था, यही हमारा आउटपुट एरे। इजीली हमने निकाल दिया। तो हमने क्या कर दिया, एक तो O ऑफ n में इसको कंप्लीट कर दिया और विदाउट डिवीजन ऑपरेशन, करेक्ट। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इसको लॉजिक तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसका कोड कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले काफी इजी है, हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर लूप चाहिए, पहले प्रीफिक्स निकालना है। चलो प्रीफिक्स निकालते हैं। पहले सबसे पहले प्रीफिक्स के लिए एक लूप चाहिए, और लूप को क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स ऑफ 0 को किससे इनिशियलाइज कर दिया, 1 से, क्योंकि हमें 1 यहां पर हमने डाला था। ये समझ आ गया। अब i इक्वल्स टू 1 से चालू करेंगे और n तक लेके जाएंगे, करेक्ट। अब प्रीफिक्स ऑफ
आई, क्या होगा? मैंने क्या बोला था? दिस वैल्यू मीन्स आई माइनस वन मल्टीप्लाई बाय करंट, जो नंबर एरे के अंदर आई माइनस वन वैल्यू है, करेक्ट? तो कैसे होगा? प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन इंटू नम ऑफ आई माइनस वन, करेक्ट? क्योंकि आई को तो हम इंक्लूड करना ही नहीं है, उससे पहले के जितने मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्लूड करना है, तो इससे क्या होगा? हमारा प्रीफिक्स एरे निकल जाएगा। सिमिलरली हम सफिक्स के अंदर सफिक्स ऑफ n माइनस वन मीन्स n क्या है? लेंथ, और लास्ट में क्या कर देंगे? वन इनिशियलाइज, क्योंकि हमने यहां पर वन इनिशियलाइज किया था। अब इसका सम कैसे निकालेंगे? हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे n माइनस टू से लेकर i इक्वल्स टू 0 तक, क्योंकि हम लास्ट से इटरेट कर रहे हैं। अब सफिक्स ऑफ i क्या होगा? सफिक्स ऑफ i होगा, क्योंकि i को छोड़कर उसके बाद वाले मीन्स i प्लस वन वाली चीजें, तो हम क्या करेंगे? सफिक्स की i प्लस वन वैल्यू को उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे नम ऑफ i प्लस वन वैल्यू, ये हमारा आ गया सफिक्स एरे। ये भी बहुत इजी है। अब हमें क्या करना है? लास्ट लूप यूज करना है रिजल्टेंट एरे के लिए, तो हम फोर लूप स्टार्ट करेंगे i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, जिसमें हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट एरे के अंदर डाल देंगे प्रीफिक्स ऑफ i मल्टीप्लीकेशन बाय सफिक्स ऑफ i, करेक्ट? और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एरे। समझ आया? अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो इसको प्लीज पॉज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी मल्टीपल कंपनीज के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर मल्टीपल लीड कोड क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो ये लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट है। और मेनली फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स एक हॉट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, तो इसके ऊपर हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, तो काफी क्वेश्चंस हमारे रिपीट होंगे, हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके ऊपर। अब हमने लॉजिक राइट कर लिया। अब इसके बाद भी इंटरव्यूअर का फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है। अब आप बोलोगे भैया इतने कितने फॉलोअप क्वेश्चन आएंगे, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा? जैसे आप सॉल्यूशन करते जाओगे आपके लेवल को इंक्रीज करता जाएगा। अब इंटरव्यूअर का फॉलोअप क्वेश्चन है कि आप इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस करें। अभी तक क्या किया था? ओ ऑफ एन टाइम में कर दिया, उसके बाद डिवीजन को हटाना था। अब डिवीजन को हटा दिया, उसके बाद हमने स्पेस यूज कर लिया। कैसे? हमने प्रीफिक्स और सफिक्स एरे यूज करे। लेकिन अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इसको कांस्टेंट स्पेस टाइम के अंदर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें सोल्व करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ऑफ एन रखनी है अभी भी, तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे भैया ये तो काफी हार्ड है, कैसे करेंगे इसको? क्यों? गुरुकुल बैठा है, कराएगा तुम्हें। तो कैसे करना है इसको सोल्व? सबसे पहले क्या हम इस पुराने वाले कॉन्सेप्ट को, प्रीफिक्स और सफिक्स कॉन्सेप्ट को एक ही एरे में कर सकते हैं? कैसे? अब हमने क्या किया था, इस प्रीफिक्स एरे के अंदर भी हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे थे। हमने पहले प्रीफिक्स निकाल दिया एक अलग एरे के अंदर, सफिक्स निकाल लिया एक अलग एरे में। क्यों ना हम एक रिजल्टेंट एरे लें और उसके अंदर ही इन सम को मल्टीप्लाई करते जाएं। कैसे? पहले प्रीफिक्स प्रिपेयर कर लेंगे एक एरे के अंदर, उसी प्रीफिक्स एरे के अंदर ही हम सफिक्स की चीजें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कैसे? वो समझते हैं। पहले इसको राइट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे इसको इजीली हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक रिजल्टेंट एरे लिया, लेट्स से नंबर, राइट? इस एरे को हम सबसे पहले 1 1 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। समझ आ गई? अब हमारा नंबर एरे क्या था? 1 2 3 4, ये हमारा इनपुट एरे है। अब लेट्स से मैं सबसे पहले प्रीफिक्स प्रिपेयर कर रहा हूं। प्रीफिक्स प्रिपेयर करने के लिए अभी मैंने कोई भी सपोर्टिंग एरे नहीं लिया, तो मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल ले लूंगा कर्सर नाम से, लेट्स से, और उसकी वैल्यू डाल दूंगा 1। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये वेरिएबल मुझे हर पॉइंट पे ये बताएगा कि मेरा जो पुराना मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, राइट? अभी मैं लेट से कह रहा हूं कि मेरा पुराना मल्टीप्लिकेशन है वो 1 है, तो मैं क्या करूंगा? आंसर ऑफ एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा जो i इक्वल्स टू 0 से चलेगा और n तक जाएगा, करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा? आंसर ऑफ i के अंदर क्या डालूंगा? जो आंसर ऑफ i की वैल्यू है वो रहेगी, मींस 1, मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कर्सर की करंट वैल्यू है, मींस इसकी जो करंट वैल्यू अभी तक जितना भी पीछे मैंने जो मल्टीप्लिकेशन निकाला है ना, वो मैं सारा आंसर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही तो मुझे चाहिए कि इस वैल्यू पर इस वैल्यू को छोड़कर इससे पहले का जितना मल्टीप्लिकेशन है ना, वो आंसर में डाल दो। यही मैंने किया, करेक्ट? अब कर्सर की वैल्यू के अंदर मुझे कर्सर की वैल्यू को अपडेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं इटरेशन पे आऊंगा तो मुझे पीछे की सारी वैल्यू चाहिए ना कर्सर में। तो मैं क्या करूंगा? कर्सर के अंदर कर्सर की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन बाय नम ऑफ जो करंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लीकेशन, राइट? अब ये समझ आ गया? इससे क्या होगा? मेरा जो है प्रीफिक्स एरे प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे? मैं क्या कर रहा हूं? आंसर के अंदर लेट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर्सर की वैल्यू सबसे पहले क्या है? 1, और आंसर के अंदर क्या पड़ा है? 1।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू कर्सर, तो सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी 1, क्योंकि कर्सर की वैल्यू 1 है और आंसर की वैल्यू 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप पे कर्सर की वैल्यू अपडेट होगी, कर्सर की वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू नम ऑफ वैल्यू मीन्स 1, तो कर्सर की वैल्यू हटाई 1 से, अभी भी 1 ही रहेगी। ये समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन पर कर्सर की वैल्यू इंटू आंसर ऑफ आई, तो अभी भी क्या वैल्यू है 1 और कर्सर की वैल्यू क्या है 1, तो वापस से प्रीफिक्स के अंदर वैल्यू जाएगी 1। अब क्या करना है, कर्सर की वैल्यू को अपडेट करना है। कर्सर की वैल्यू क्या अपडेट होगी, करंट वैल्यू इंटू करंट नंबर की वैल्यू, तो करंट वैल्यू क्या है नंबर की 2, अब कर्सर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 से हटकर 2। ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन पर हमें नेक्स्ट वैल्यू डालनी है। नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, करंट आंसर की वैल्यू प्लस कर्सर, करंट आंसर की वैल्यू क्या है 1 और कर्सर की वैल्यू क्या है, तो प्रीफिक्स में वैल्यू जाएगी 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें कर्सर की वैल्यू अपडेट करनी है, तो कर्सर की वैल्यू करंट कर्सर की वैल्यू इंटू नम, तो करंट नम की वैल्यू क्या है 3, तो और कर्सर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि कर्सर की करंट वैल्यू थी 2 और नम की वैल्यू 3, तो 6। अब नेक्स्ट वैल्यू में हमने आंसर की वैल्यू को फिर से अपडेट करना है, वो क्या होगी, आंसर की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 और कर्सर की करंट वैल्यू 6, तो हमारा प्रीफिक्स जो है वो बन जाएगा ये, और करंट कर्सर की वैल्यू लेट से अपडेट हो गई, कुछ भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट में हमें सफिक्स को प्रिपेयर करना है, करेक्ट। अब सफिक्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जिसमें n-1 से स्टार्ट करेंगे 0 तक। अब वापस से कर्सर की वैल्यू को हम लेंगे, कर्सर की वैल्यू लेट से मैंने ले ली वापस से 1, क्योंकि कर्सर अभी भी हमें क्या बताएगा कि उस ith वैल्यू के बाद के जितने भी मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं वो उस कर्सर के अंदर आते रहेंगे। ओके, अब हमने सफिक्स को यूज करना है लेकिन हमें उसी एरे के अंदर सारी कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, आंसर ऑफ i इक्वल्स टू आंसर ऑफ i इंटू कर्सर, ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी। ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट में जैसे हम कर्सर को अपडेट कर रहे थे वैसे इस बार भी कर्सर को अपडेट करेंगे, तो कर्सर की वैल्यू क्या रहेगी, कर्सर की वैल्यू इंटू कर्सर इंटू नम ऑफ आई, करेक्ट। अब ये क्या होगा, हमारा सफिक्स प्रिपेयर करेगा, कैसे, अब आंसर की जो वैल्यू थी वो क्या बन गई थी हमारे सफिक्स को निकालने के बाद 1 1 2 6 और हमारा नम एरे क्या था 1 2 3 एंड 4। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेट से सफिक्स, जिसको हम वापस से आंसर बोल रहे हैं क्योंकि हम इन प्लेस ही उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू कर्सर ऑफ कर्सर, तो सबसे पहले कर्सर आंसर आई ऑफ आई क्या है 6 और कर्सर की वैल्यू कितनी है 1, तो सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी 6, लेकिन कर्सर की वैल्यू को अपडेट करना है, तो कर्सर की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, कर्सर की वैल्यू 1 इंटू नम ऑफ आई, नम ऑफ आई क्या है 4, तो क्या होगा 6 4 जा, सॉरी कर्सर की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि कर्सर की वैल्यू 1 और उसकी वैल्यू है 4, तो कर्सर की वैल्यू अपडेट होगी 4। ये हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन आता है, नेक्स्ट इटरेशन पे फिर से हमें क्या करना है, आंसर ऑफ आई इंटू कर्सर, आंसर ऑफ आई क्या है 3 और कर्सर की वैल्यू क्या है 4, और सॉरी आंसर ऑफ आई की वैल्यू क्या है 2 और कर्सर की वैल्यू क्या है 4, तो वैल्यू क्या हुई 8, राइट। अब हमें कर्सर की वैल्यू अपडेट करनी है, तो कर्सर की वैल्यू क्या है, करंट कर्सर की वैल्यू जो है 4 और करंट नम की वैल्यू जो है 3, तो कर्सर की वैल्यू क्या हो गई 12। ये हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर हमने फिर से आंसर ऑफ आई इंटू कर्सर करना है, तो आंसर ऑफ आई क्या है 1 और कर्सर की वैल्यू क्या है 12, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 12। ये हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमें सीधा कर्सर की वैल्यू को अपडेट करना, तो कर्सर की वैल्यू क्या हुई 24, करेक्ट, क्योंकि हमारी करंट वैल्यू क्या है 2 और कर्सर की वैल्यू क्या थी 12, तो हमारी वैल्यू होगी 24। अब नेक्स्ट इटरेशन पर हमें क्या करना है, कर्सर की वैल्यू निकालनी है, कर्सर की वैल्यू क्या आएगी, कर्सर की वैल्यू इंटू करंट नम की वैल्यू, करंट नम की वैल्यू क्या है 2 और कर्सर की वैल्यू क्या है, तो हमारी कर्सर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 24। अब नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर हमें लास्ट हमारी आंसर की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर की वैल्यू क्या है, आंसर की वैल्यू इंटू कर्सर, करेक्ट, तो कर्सर क्या है हमारा 24 और आंसर क्या है हमारा 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 24, तो ये हमारा आउटपुट है। आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने मल्टीप्लीकेशंस काफी ज्यादा बार बोल दिया, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो काफी इजी है टॉपिक। हमने क्या किया, पहले वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया प्रीफिक्स और सफिक्स को, लेकिन हमने अलग एरे बनाने की जगह हमने इन प्लेस उसी एरे के अंदर दोनों वैल्यूज को चेंज कर दिया। और कैसे किया, एक सपोर्टिंग कर्सर वैल्यू को लेकर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इससे O ऑफ n और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई O ऑफ 1, करेक्ट। अब इसको हम एक्चुअल कोड करके इंप्लीमेंट करके ट्राई करते हैं।
तो हम वन बाय वन सारे लॉजिक्स को समझेंगे। सबसे पहला हम ब्रूट फोर्स नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें हमने दो लूप यूज कर लिए, लेकिन हम दूसरी कंडीशन देखेंगे जहां पे हमने डिविडेंड का यूज किया। तो डिविडेंड के केस में हमने क्या किया था, पहले सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए थे। तो वही हमने किया, सबसे पहले एक फॉर लूप यूज किया। फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमने सभी लूप एक टोटल प्रोडक्ट ले लिया और टोटल प्रोडक्ट के अंदर सारी मल्टीप्लिकेशंस नंबर एरे को हम करते गए। लेकिन उस कंडीशन के अंदर हम एक कंडीशन भूल गए थे कि हमें जीरो वैल्यूज को भी हैंडल करना है। कैसे? लेट्स से कि अगर उसके अंदर कोई जीरो वैल्यू है और आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो सारी वैल्यूज का, तो जब हम सभी वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसमें अगर जीरो है तो हमारा टोटल मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो हम बाद में आई को एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन ही जीरो है। तो इसीलिए हमने एक वैल्यू को हैंडल किया कि अगर वैल्यू जीरो है तो उसको स्किप कर दिया जाए। लेकिन वहां पर हमने एक चीज को नोट किया, क्या कि क्या हमारे पूरे एरे में जीरो है। हमने एक फ्लैग ले लिया और कितनी जीरो है। ये किस लिए यूज करी? क्योंकि जब हम नेक्स्ट लूप के अंदर आई की वैल्यू को हटाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या वो ith वैल्यू खुद ही जीरो है। अगर ith वैल्यू जीरो है तो क्या उसके साथ और भी जीरोस इंक्लूड थी और एरे के अंदर? अगर और जीरो इंक्लूडेड है तो बाकी सभी बची हुई ith वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आई वैल्यू है ही नहीं, मतलब जीरो वैल्यू है ही नहीं, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही लॉजिक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पहला लूप यूज किया, सारे वैल्यूज का सम ले मल्टीप्लिकेशन ले लिया। लेकिन हमने ये भी चेक कर लिया कि अगर कोई वैल्यू जीरो है तो हमने एक फ्लैग ले लिया कि हाँ इस एरे के अंदर जीरो वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और कितनी जीरो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, राइट। अब हमने दूसरा लूप यूज किया था, वही हम सेम यूज कर रहे हैं। दूसरा लूप यूज किया, हम नॉर्मल फ्लो लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया था, उस ith वैल्यू को हटा दिया था डिवाइड करके टोटल प्रोडक्ट में से। ये तो हो गया नॉर्मल फ्लो। लेकिन हमने चेक किया क्या इस एरे के अंदर जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जीरो वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कोई किसी भी नंबर को बाय डिवाइड बाय जीरो कर देंगे तो हम इन्फिनिटी पे चल जाएगा और ये कोड हमारा एरर थ्रो कर देगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, राइट। तो अगर वैल्यू जीरो एग्जिस्ट करती है तो मैंने ये चेक कर लिया कि जो करंट वैल्यू जिसको हमें हटाना है क्या वही जीरो है। अगर वो जीरो है फिर मैं चेक करूंगा कि क्या यही जीरो था सिर्फ, करेक्ट, कि क्या इसके अलावा और भी जीरोस एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि अगर और भी जीरोस एग्जिस्ट करती है तो बाकी जितनी भी बची हुई मल्टीप्लिकेशन है उनका वैल्यू एक्चुअल में जीरो ही जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ यही वैल्यू जीरो थी और कोई भी वैल्यू जीरो एग्जिस्ट नहीं करती तो हाँ पॉसिबल है कि मेरा जो प्रोडक्ट है बाकियों का वो कुछ और होगा, राइट। तो हम ये देखते हैं, मैंने सबसे पहले चेक किया क्या वैल्यू क्या इस एरे में एग्जिस्ट करती है जीरो वैल्यूज, यस। तो सेकंड कंडीशन में मैंने चेक किया क्या यही वैल्यू जीरो है। तो अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है, लेट्स से ये वैल्यू जीरो नहीं है कोई, पर मैं इस लूप के अंदर हूं कि यहाँ पर एरे के अंदर वैल्यू जीरो एग्जिस्ट करती है, तो क्या होगा, मेरा सीधा सीधा रिस्पॉन्स चल जाएगा जीरो, क्योंकि बाकी सभी बची वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन जीरो ही होगा, राइट। लेकिन एल्स केस में मैंने चेक कर लिया कि एरे में जीरो भी है और वैल्यू भी जीरो है जो करंट वैल्यू, तो मैं चेक कर रहा हूं क्या और जीरो भी एग्जिस्ट करती है एरे के अंदर, तो क्या होगा, मेरा जो रिजल्टेंट एरे है वो जीरो हो जाएगा। एल्स के केस में मींस करंट वैल्यू जीरो है लेकिन बाकी कोई और वैल्यूज जीरो एग्जिस्ट नहीं करती, जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वही मेरा ith वैल्यू का सॉल्यूशन है, राइट। क्योंकि बाकियों का जो प्रोडक्ट है वही तो मेरे टोटल प्रोडक्ट में पड़ा है, राइट। तो वही मेरी वैल्यू है। ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन, इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमने इसको सबमिट किया और 87% यूजर्स को हमने बीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कुछ कैलकुलेशंस पेंडिंग है। कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि हमें O ऑफ n में कंप्लीट करना है, पर विदाउट डिवीजन ऑल्सो परफॉर्म करना है। डिवीजन को हमें यूज नहीं करना। तो एक बार वो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो हमने सेकंड में सोचा था कि जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स एरे को ले रहे थे। तो वो उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो सेकंड अप्रोच के अंदर हमने क्या किया था, हमने दो एरे लिए थे, प्रीफिक्स और सफिक्स एरे। अब प्रीफिक्स एरे की जीरोथ वैल्यू को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया था, ऐसी सफिक्स वैल्यू की लास्ट इंडेक्स को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया था। यही दोनों चीजें हमने की हैं। अब हमने प्रीफिक्स के लिए फर्स्ट लूप यूज किया जिसके अंदर i इक्वल्स टू 1 से हमने n तक इटरेट किया। प्रीफिक्स में हमने क्या किया था, ith माइनस 1 जो इंडेक्स पे है उसको उठाओ और नंबर के ऊपर जो ith माइनस 1 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारी प्रीफिक्स की ith वैल्यू है। यही हमने किया है। प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 एंड नंबर ऑफ i माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन।
अब सफिक्स के लिए हमने सेम चीज करी थी कि n-2 से स्टार्ट करो और उससे पहले वाली जितनी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन है वो उसमें डालते रहो। तो हमने क्या किया, i इक्वल्स टू n-2 से स्टार्ट किया और 0 तक इसको लेके गए। उसके बाद सफिक्स में हमने क्या किया, सफिक्स ऑफ i+1 इंटू नम ऑफ i+1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सफिक्स की वैल्यू में डालती गई। अब हमारा रिजल्टेंट एरे क्या था, रिजल्टेंट एरे लिया जिसके अंदर हमने प्रीफिक्स और सफिक्स का मल्टीप्लीकेशन डाल दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया टेस्ट केसेस। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी भी हमारी कंडीशन मिसिंग है क्योंकि हमें अब फॉलो अप क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ओ ऑफ एन टाइप में करना है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं करना, राइट। तो इसके अंदर भी हमने सोच लिया था कि हम कैसे करेंगे। हमने क्या किया, सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया, लेकिन हमने उसी इन प्लेस एरे के अंदर बाकी अपने सफिक्स और प्रीफिक्स एरे को निकाल लिया। कैसे, उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रिजल्टेंट एरे लिया था और उसके अंदर 1 1 1 इनिशियलाइज कर दिया था, वही हमने किया। अब हमने फर्स्ट लूप यूज किया, उसके अंदर एक सपोर्टिंग वेरिएबल लिया था कर्सर, जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, जो ये बताता था कि अभी तक जितनी भी ith वैल्यू जो मैं इटरेट कर चुका हूं उसके मल्टीप्लीकेशंस क्या हैं। तो हमने उसको कैसे किया था, कर्सर इनटू कर्सर की वैल्यू और नम ऑफ i, राइट। यही चीज हमने सफिक्स में करी थी, यही चीज हमने प्रीफिक्स में कर दी, राइट। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है जिसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स निकाल रहे हैं। लेट्स से प्रीफिक्स के लिए मैंने क्या किया कि ith वैल्यू तो हमें छोड़नी है और वो ऑलरेडी कर्सर में इंक्लूडेड नहीं है ith वैल्यू के लिए, तो मैंने क्या किया, आंसर ऑफ i इंटू कर्सर की वैल्यू, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं कर्सर की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूं ताकि वो नेक्स्ट ith के लिए रेडी रहे, राइट। ऐसे ही मैं सफिक्स के लिए कर रहा हूं, सफिक्स के लिए मैंने फिर से कर्सर को 1 से इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि लास्ट में फिर से हमें 1 चाहिए। अब हम उल्टा ट्रांसवर्स कर रहे हैं, तो क्या किया, आंसर ऑफ i इक्वल्स टू कर्सर की वैल्यू और कर्सर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नम की वैल्यू से। ऐसे मेरी कर्सर की वैल्यू अपडेट होती रही और मेरे सफिक्स के अंदर ith वैल्यू अपडेटेड रही, राइट। और हम इन प्लेस कर रहे थे इसलिए हमारा रिजल्टेंट एरे ही होना चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। हमारे टेस्ट केसेस पास हो गए, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। हमारे टेस्ट केसेस सारे चल गए, सॉल्यूशन पास्ड। तो ऐसे ही ऑप्टिमाइज और इजी सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि इसका सॉल्यूशन इतने इजी वे में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।